तो आज हम भारत सेकुलरिज्म की स्थिति और उसकी सच्चाई बताना चाहूँगा। तो हम और आप आपस में मिल के डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत सेकुलरिज्म है क्या, सारी चीज़ों को डिस्कस। हेलो, आप देख रहे हैं फर्क लीगल लीक्स और मैं आपका दोस्त श्रीकांत अंबेडकर। आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22 जनवरी 2024 को भारत में राम जन्मभूमि को लेकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में पीएम सीएम से लेके बड़े बड़े टैटू सेलिब्रिटी इकट्ठा हुए थे और अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दिन आधे समय के लिए सार्वजनिक अवकाश भी घोषित था, जिस कार्यक्रम के बाद से ही विपक्षी पार्टी या लोगों का कहना था कहीं ना कहीं सरकार द्वारा किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और संविधान के प्रस्तावना में मौजूद सेकुलरिज्म को ख़त्म करते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। जबकि राजनीतिक नेताओं का कहना था कि ये सिर्फ जो पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है, वोट बैंक के लिए की जा रही है। अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पैवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ। कुछ लॉ स्टूडेंट सार्वजनिक अवकाश को लेके कोर्ट चले जाते हैं, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट इनके पिटीशन को डिसमिस कर देती है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेके उस समय का तो वह दौर था कि अगर कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि को लेके प्राण प्रतिष्ठा को लेके कोई सवाल भी पूछ ले तो लोग उसे रावण राक्षस से लेके गोली मारने की धमकियां तक दे रहे थे। लोग मानते हो ऊपर वाले क्या मतलब अल्लाह को मानते हो? देखिए हम सभी अल्लाह को मानते हो? हम सभी को मानते हैं। अल्लाह को मानते हो? हमारी नजर में सभी समान है। अच्छा, नीचे तो वहां पे सामान कटा होगा शायद। अच्छा फोन रखिए, फर्जी बातें करने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। गोली पड़ेगी तुमको, ये मान लो। तो आखिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेकुलरिज्म है क्या? क्या भारत में अभी भी सेकुलरिज्म जिंदा है? सेकुलरिज्म को लेके इतना विवाद क्यों? सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। भारत में सेकुलरिज्म शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को देखते हैं तो पता चलता है कि इंडिया एज अ नेशन का नेचर क्या है, जिसमें हमें पता चलता है कि इंडिया सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। जबकि प्रेम्बल अपने मूल रूप में ऐसा नहीं था। इसमें 42वां संशोधन करके इंदिरा गांधी सरकार में इमरजेंसी के समय सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पता चलता है कि सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी वेस्टर्न वर्ल्ड के पुनर्जागरण या रेनेसांस के साथ ही हुई थी, जब रिलीजन खासतौर पर चर्च के राजनीतिक या स्टेट गवर्नेंस से दूर रखने के लिए सेकुलर स्टेट की परिकल्पना के लिए की गई थी। इसके तहत स्टेट और उसकी गवर्नमेंट इरिलीजियस रहते हुए डाइसोसिएटेड रहेगी। इस तरह वेस्टर्न सोसाइटी में माना गया कि रिलीजियस एक प्राइवेट अफेयर है, जबकि गवर्नमेंट एक पब्लिक बॉडी है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसी के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि भारत में गवर्नेंस जो है हमेशा रिलीजियस से जुड़ा रहा है, जिसमें राजधर्म के प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए भी धर्म का सहारा लिया जाता था। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब इक्वली ट्रीटमेंट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म से है, जिसके तहत स्टेट बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों का सम्मान और सहयोग करेगी। भारत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द नहीं है, लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भारत को सेकुलरिज्म चाहते थे, लेकिन सेकुलरिज्म वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना भूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया
और उन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये साफ होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो सेकुलरिज्म चाहते थे, भारत को एज ए सेकुलर स्टेट चाहते थे। फिर उसी के उपरांत 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार 42वां संशोधन किया जाता है और 42वां संशोधन के साथ ही सोशलिस्ट, सेकुलर और कई सारे वर्डों के साथ इसको संविधान की प्रस्तावना में अंकित कर दिया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सेकुलरिज्म शब्द डाला गया तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये अच्छी बात है और ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है जो कि वेस्टर्न से थोड़ा सा अलग है। वेस्टर्न में क्या था? वेस्टर्न में निगेटिव सेकुलरिज्म है, इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया जाता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरफ इंडिया बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पॉजिटिव सेकुलरिज्म और निगेटिव सेकुलरिज्म ये दोनों चीज़ें हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सेकुलरिज्म से ही जुड़ी हैं और दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हैं। तो समझते हैं कि आखिर पॉजिटिव सेकुलरिज्म और निगेटिव सेकुलरिज्म है क्या। सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बस बने रहिए, प्यार जताए रखिए। अगर हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करें, जो कहीं ना कहीं इंडिया भी पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ा। पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं इक्वल सपोर्ट और इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, ताकि इक्वल सपोर्ट भी सभी रिलीजन को मिले और इक्वल प्रोटेक्शन भी सभी रिलीजन को दी जाए। इसमें स्टेट सभी रिलीजन को बराबर दर्जा देगी, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट भी सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने पॉजिटिव सेकुलरिज्म को चुना, ताकि जो समाज में कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि दलितों को है मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी दूर करने के लिए पॉजिटिव सेकुलरिज्म को चुना गया। निगेटिव सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म में बिल्कुल विपरीत है। निगेटिव सेकुलरिज्म कहता है कि जो स्टेट है उसका किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजियस के मामले में, सरकार का कोई लेना देना नहीं है रिलीजियस के मामले में, ना ही सरकार कोई सपोर्ट करेगी, ना ही कोई प्रोटेक्शन देगी। सरकार का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है इस रिलीजियस के मामले में। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब भी जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है उसको अलग रखने की बात करते थे। बाबा साहब का कहना था कि जो रिलीजियस है वो प्राइवेट मामला है, रिलीजियस प्राइवेट मामला है, उसका सरकार में किसी भी प्रकार से कोई दखल नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई इंटरफेरेंस रिलीजियस से नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस आपका प्राइवेट मामला है और उसका स्टेट में कोई किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भी इस चीज़ पर बल देते थे। बाबा साहब भी अपनी एनहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब में जो हिंदू धर्म की जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति सिस्टम था, जो अभी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हावी है, बाबा साहब अपनी बुक क्वालिटी एंड जस्टिस बेस्ड प्रिंसिपल की वकालत करते हुए कहते हैं कि समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए यह बहुत ज़रूरी है ताकि इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। अब हम और आप ये समझ पाएँ कि इंडिया में सेकुलरिज्म प्रिंसिपल की कितनी ज़रूरत है, इंडिया में कितना ज़रूरी है सेकुलर स्टेट होना। लेकिन और सेकुलर स्टेट नहीं बनाना चाहती है, सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहती है। 20 सितंबर 2023 कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी का एक इंटरव्यू रिलीज हुआ, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का जब अनावरण हुआ तो जब लोग उसमें एंट्री कर रहे थे उस समय जो प्रेम्बल की कॉपी दी गई, जो संविधान की कॉपी दी गई, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। और उनका कहीं ना कहीं आरोप था कि बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं खोट है। विधान जो दिए गए हैं उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्दों को हटा दिए गए हैं, लेकिन अंदर की मंशा अलग है, इरादा में खोट है। उनके इस इंटरव्यू रिलीज के बाद जो बीजेपी के लॉ मिनिस्टर थे उनका जवाब आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये शब्द नहीं थे। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना। तो उन्होंने कहा कि हम तो ओरिजिनल जो प्रेम्बल है उसी को बांट रहे थे। अब इनका जो जवाब था, जो लॉ मिनिस्टर का जवाब था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। क्या जो नया प्रेम्बल है क्या बीजेपी उसको नहीं मानती, क्या उसको इलीगल मानती है? और साथ ही क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो पुराना प्रेम्बल था
उसको ही लाना चाहते, फिर से उसको लाना चाहती है, क्योंकि पुराने प्रेम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जबकि और भी कुछ केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ों पर बात रखी है और उसने कहा है कि इंडिया क्या सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म क्या है, उन सारी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने व्यू रखे हैं। जिसमें SR बम्बई का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सेकुलरिज्म है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा केस है SR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है, इंडिया सेकुलर स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट का ने खुद इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है या नहीं है। इस केस में साफ कर दिया कि जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है। फिर एक और केस होता है ST कबीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिस केस में प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आखिर सेकुलरिज्म होगा क्या, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, आपका ईश्वर से क्या रिलेशन है उसका गवर्नमेंट स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही गवर्नमेंट गाइड करेगा किसी भी प्रकार से, और ना ही एंटी गॉड है सरकार और ना ही प्रो गॉड है सरकार। मतलब सभी को सम्मान दिया जा रहा है। आप ईश्वर को मानिए फिर भी आपका सम्मान है, ना मानिए फिर भी सम्मान है, आप नास्तिक हैं फिर भी सम्मान। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो NDA गवर्नमेंट है, खासकर BJP गवर्नमेंट है, उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है। भाई साहब बहुत सारे चैलेंजेस भी NDA गवर्नमेंट के लिए हैं, उन सारे चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला चैलेंजेस BJP गवर्नमेंट NDA गवर्नमेंट के लिए आता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। लोगों का आरोप है कि जो BJP गवर्नमेंट है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, और कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र है उसका एजेंडा सेट करती है, उसको बढ़ावा देती है। ये ब्लेम लगता रहा है BJP गवर्नमेंट पर, धार्मिक हिंसा हो या हेट स्पीच जैसे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा BJP के एक भाई साहब कैसे बोल रहे हैं पार्लियामेंट। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे। तो देखा भाई साहब कि कैसे वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के जो लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें आरोप लगाते रहते हैं सरकार पे। अगर दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो माइनॉरिटी राइट्स को लेके है, जिसमें कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है NDA गवर्नमेंट पे कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, खासकर धर्म के नाम पे मुस्लिम समाज, कहीं ना कहीं उसके साथ गवर्नमेंट भेदभाव करती रहती है। अभी हाल ही में आपने दिल्ली का मामला देखा होगा, कुछ नमाजी के लोग जो है नमाज अदा कर रहे थे रोड पे, देखिए भाई पुलिस कैसे उनको पीट रही है, देखिए लाते चलते। तो यही सारी चीज़ें हैं। लोगों का कहना है कि लोग ये कह रहे हैं कि नमाज रोड पे अदा कर रहे थे तो पुलिस ने उनको हटाया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे तो कांवर लेके भी रोड सारी रोडों को घूम के ले जाते हैं तो पुलिस कभी उन पे लाठीचार्ज वगैरह ऐसा बर्ताव नहीं करती है। खासकर जैसा मुस्लिमों के साथ हुआ, उनको टारगेट करके प्रताड़ित किया जाता है। ये सब ब्लेम भी BJP गवर्नमेंट पे लगते रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन का कि भाई फ्रीडम नहीं मिल पा रही है रिलीजन को लेके। BJP गवर्नमेंट के लिए एक और काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है जो कि है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। BJP गवर्नमेंट पे ये सवाल उठते रहे हैं कि जो BJP गवर्नमेंट है, जो हिंदुत्ववादी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं, कहीं ना कहीं BJP गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है। जो सरकारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें वो सारे लोग सेटल्ड हैं और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं BSP जो बहन जी हैं वो भी सवाल उठाया करती हैं कि जो दलित समाज है उसका प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है, ना के बराबर है, उस पर भी सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने भी सवाल किया था कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उसमें VC कहाँ है भाई सब, PDA वगैरह जो उनका नारा है, तो वो सब सवाल उठते रहते हैं। तो ये चैलेंजेस भी बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि दलित समाज के अगर देखेंगे तो VC, प्रॉक्टर और ये सब ना के बराबर, सब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये भी एक बड़ा चैलेंजेस है।
सेकुलरिज्म का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या स्थिति रहने वाली है आगे चल के सेकुलरिज्म की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अजय एस कोका, उनका भी अभी एक हाल ही में काफ़ी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है जो अदालती कार्यक्रम है उनमें पूजा अर्चना जो होती है उसको बंद किया जाए, संविधान को सर्वोपरि रखा जाए और उसी को नमन किया जाए। तो कितना अहम है हमारा संविधान, संविधान को सर्वोपरि रखा जाए। लेकिन अभी फिर से एनडीए गवर्नमेंट के समझ रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर 400 प्लस सीटें एनडीए गवर्नमेंट की इस बार इलेक्शन में आती है तो संविधान को बदल दिया। हालांकि ऐसा संभव ही नहीं है, संविधान को बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन भाई चुनावी मुद्दे हैं, सारी चीज़ें गरमाएंगी और चलेंगी। तो आप लोगों को आज का सेकुलरिज्म वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहिए, प्यार जाता रखिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि थोड़ा मेरा हौसला बढ़े और ऐसे ही ब्लॉग लाते रहें। टेक केयर।